हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकेशन। देखिए बच्चों, हम चैप्टर 4 लेकर आ चुके हैं एमसीक्यूज। इसके बाद चैप्टर 5 बचेगा। आपका इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू सुपर 30 बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी और इसी आशा के साथ इसी क्रम को अपने सुखद सफर को परीक्षा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है। क्वेश्चन है पहला, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो बेटा वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? देश का एक दूसरे से अलग होना, देशों को आपस में जोड़ना, केवल व्यापार का बढ़ना या केवल आयात का बढ़ना, बताइए। तो वैश्वीकरण कहलाता है बेटा देशों को आपस में जोड़ना। वैश्वीकरण यानी विश्व का एकीकरण होना। वैश्वीकरण शब्द बना है विश्व के एकीकरण से, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देशों का आपस में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हमने समझा था। तो वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य यही कि जब एकीकृत करना है तो वह है विश्व के देशों को आर्थिक रूप से जोड़ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? जो केवल एक देश में काम करे, कई देशों में काम करे, जो केवल ग्रामीण क्षेत्र में काम करे या सरकारी हो। तो जब बहुराष्ट्रीय लिखा है यानी बहुत से देशों में, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमएनसी का पूरा नाम क्या है? एमएनसी का पूरा नाम बताइए। एमएनसी का पूरा नाम है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी, इसके हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएनसी का अधिक एमएनसीज यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो कहां पर निवेश करती है? अमीर देशों में, गरीब देशों में जहां सस्ते श्रमिक मिलते हैं, केवल अपने देश में, या विकसित देशों में। विकसित देशों में बताइए। तो एमएनसी कंपनी वहां पर अपना पैसा लगाती है गरीब देशों में जहां पर सस्ते श्रमिक मिलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो दिखा देते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सोच रहे हो टाइम नहीं दे रहे सर, चलिए मैं आपको 5-5 सेकंड 2-2 सेकंड दे देता हूँ। निवेश का अर्थ है पैसा खर्च करना, भविष्य में लाभ पाने हेतु पूंजी लगाना, केवल पैसा बचाना, दान करना। ऑप्शन देख लीजिए, पूंजी का मतलब होता है पैसा। बताइए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विदेशी निवेश। इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब विदेशी निवेश कह रहा है तो किसी देश में विदेशी कंपनियों का निवेश, देश के भीतर या मुद्रा विनिमय या शेयर। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो नाम ही है विदेशी निवेश से पता चल रहा है ना, आप समझ रहे हो विदेशी निवेश से पता चल रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन सी संस्था प्रमुख भूमिका निभाती है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन सी? तो बेटा ये है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी बताया था मैंने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है WTO का उद्देश्य क्या है? जब इसका नाम है ट्रेड, तो ट्रेड का मतलब है देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत WTO का सदस्य कब बना? 1985 में, 1991 में, 1995 में या 2000? यानी ये कह रहा है कि भारत WTO का सदस्य कब बना। तो आप जानते हैं सभी कि भारत 1995 में WTO का सदस्य बना था, क्योंकि 1991 से वैश्वीकरण की प्रक्रिया या उदारीकरण कह सकते हैं चालू हो गई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब लागू हुआ? 1990, 91, 92 या 2001? देखिए 90, 91, 92, 2001। आप जानते हैं कि जब 95 में अभी हमने देखा था ये सदस्य बना था WTO का, तो उस हिसाब से आप सोचिए कि उससे पहले उदारीकरण हो गया था। उदारीकरण के बारे में बताया था जिस पर हम रोक टोक को कम कर दे, समाप्त हमारी आर्थिक तंगी या कोई भी कायदे कानून जो हमने आयात निर्यात पर लगा रखे हैं उनको कम किया जाए, अवरोधक शुल्क को हटाया जाए, बैरियर को हटाया जाए व्यापार को बढ़ाने के लिए, ये उदारीकरण कहलाता है। तो इसमें ये कब लागू हुआ था? 1991 को। 1991 को। अब आता है उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, व्यापार पर नियंत्रण कम करना, या विदेशी निवेश रोकना या कर बढ़ाना। तो अब ये ऊपर के ACD ये तीनों ऑप्शन तो नेगेटिव है, लेकिन लिबरलाइजेशन उदारीकरण कहलाता है व्यापार पर नियंत्रण को कम करना।
भाई आप व्यापार करो, हमारा कोई इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। निजीकरण का अर्थ है, निजीकरण यानी प्राइवेट, प्राइवेट सबसे समझ जाएंगे, यानी सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में दे देना, या सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, या सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, या कर व्यवस्था में सुधार करना। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है क्या हो गया, वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या है? बाजारों का एकीकरण, व्यापार में कमी, उत्पादन में गिरावट, या बेरोजगारी समाप्त होना। बताइए क्या ऑप्शन है इसमें? यानी बाजारों का एकीकरण होता है वैश्वीकरण में, या देखो ये दोनों पॉइंट तो आप जानते हैं नेगेटिव है, तो या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब आप बताइए, हम वैश्वीकरण को पहला आपका क्वेश्चन था, उसके आधार पर आप सोचेंगे तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा। बताइए बेरोजगारी समाप्त होती है, ये अलग पहलू है। पहले बाजारों का एकीकरण होता है, क्योंकि एक विश्व से दूसरे विश्व का जब एकीकरण होता है तो चीजें एक देश से दूसरे देशों में आती हैं। एमएनसी भारत में किस कारण से आकर्षित होती है? उच्च मजदूरी, सस्ता श्रम और बड़ा बाजार, कम जनसंख्या, कठोर नियम। मेन ही कारण है सस्ता श्रम। एमएनसी कंपनी आती है इसीलिए सस्ते श्रम के लिए, इसलिए बी इज द राइट आंसर। विदेशी कंपनी भारत में निवेश क्यों करती है? अभी वाला वही आपको है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण से किसे सबसे अधिक लाभ हुआ है? छोटे किसान, बड़ी कंपनियां, गरीब मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र। तो एमएनसीज को लाभ हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस क्षेत्र में वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव देखा गया? सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, मत्स्य उद्योग या हस्तशिल्प। आज के समय पर केवल आईटी में सबसे ज्यादा एमएनसी का प्रभाव देखा गया। आईटी सेक्टर बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विदेशी कंपनियां भारत में किस रूप में आती है? निवेशक के रूप में, व्यापारी के रूप में, सरकारी एजेंसी के रूप में, या सामाजिक संस्था। तो आप जानते हैं व्यापारी के रूप में तो आती नहीं है, सरकारी एजेंसी के रूप में नहीं आती है, ना ही कोई सामाजिक संस्था के रूप में आती है। केवल किसके रूप में आती है? निवेशक के रूप में। किसके रूप में आती है? निवेशक के रूप में। सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निवेशक किससे कहते हैं? जो पैसा लगाता है। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? रोजगार बढ़ना, असमानता बढ़ना, तकनीक में सुधार, या प्रतिस्पर्धा बढ़ना। यानी वैश्वीकरण से सबसे बड़ा क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप जानते हैं, हमारे हिसाब से देखें तो रोजगार बढ़ रहा है, तकनीक में सुधार हो रहा है, होड़ हो रही है, लेकिन असमानता, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाती हैं, जिनको सस्ते दामों पर बेच देती हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। भारतीय उत्पादों को खतरा किससे है? विदेशी कंपनियों की सस्ती वस्तुओं से, सरकारी कर से, मजदूरी वृद्धि से, या घरेलू उत्पादन से। तो सबको इसी से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि विदेशी कंपनियों की वस्तुएं सस्ती होती है, जो मैंने अभी बताया था। किस क्षेत्र में विदेशी निवेश सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र, कृषि, हस्तशिल्प, या ग्रामीण। तो आप जानते हैं, अगर हमने पढ़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, तो उसमें सेवा क्षेत्र है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, इसी में निवेश कर रहे हैं, यानी आईटी में। आईटी हमारा इसमें आता है सेवा क्षेत्र। फेयर ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, फेयर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने जानते हैं ना वैश्वीकरण। तो केवल अमीर देशों के लिए वैश्वीकरण, सभी देशों के हित में वैश्वीकरण, केवल उद्योगपतियों के लिए, या व्यापार बंद। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी देशों के हित में वैश्वीकरण, अमीरों से मतलब नहीं। फेयर ग्लोबलाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? सरकारी नीतियां, उपभोक्ता की भागीदारी, या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, या उपरोक्त सभी। बताइए, ये सरकार की नीतियां होनी चाहिए, उसमें उपभोक्ता की भागीदारी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, या फिर बताइए क्या क्या होना चाहिए? सरकार की नीतियां, उपभोक्ता की भागीदारी, या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। बताइए, सब होना चाहिए। सरकारी नीतियां जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति अपनी मनमानी करेगी कंपनी। उपभोक्ता की भागीदारी भी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होना चाहिए, तभी तो वैश्वीकरण होगा। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में आईटी क्षेत्र का विकास किस कारण से हुआ है? आप जानते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव तो केवल इसी की वजह से हुआ है। आज मोबाइल देखें, कुछ भी देखें, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता में स्थानीय उत्पादक क्या महसूस करते हैं? लाभ, दबाव, कोई असर नहीं है, सरकारी सहायता। देखिए, विदेशी कंपनियों से होड़ करने में जो छोटे व्यापारी होते हैं, उत्पादक होते हैं, स्थानीय व्यापारी, वो दबाव महसूस करते हैं, या तो उनके साथ मिल जाओ, नहीं तो उनसे होड़ करो, उनकी वस्तु सस्ती होती है। वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख साधन क्या है? वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख साधन व्यापार और
समावेश, करोड़ मुद्रा, कृषि और पशुपालन या पर्यावरण संरक्षण। तो वैश्वीकरण शब्द ही किससे जुड़ा हुआ है? व्यापार से। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष के बाद तेज हुई? जब 1995 में उन्होंने बताया ये सदस्य बना है, तो प्रक्रिया कब से तेज हुई होगी? 1991 से, क्योंकि उदारीकरण आ गया ना 1991 में। हमने क्वेश्चन पढ़ा था उदारीकरण, भारत उदारीकरण, तो उसमें 1991। वैश्वीकरण का मुख्य लाभ क्या है? तकनीकी उन्नति और नए अवसर, बेरोजगारी या आय में गिरावट या स्थानीय व्यापार में कमी। तो नीचे के तीनों पॉइंट जो है वो नेगेटिव दर्शाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तकनीकी उन्नति होती है, नए अवसर मिलते हैं, स्थानीय व्यापारियों को भी मिलते हैं अवसर, साथ साथ उनको भी मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारे 30 क्वेश्चन ओवर 30 खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिए, इनको थोड़ा सा अपने माइंड में एक थॉटिकल सोचिए, विचार करिए, इनके आधार पर एक दूसरे को ज्वाइन करिए, तो आपको चैप्टर को भी समझ में आएगा। इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और फुल वीडियोस चैप्टर से जुड़ी हुई हमारे लिंक में पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री कृष्ण।